साथियों, आप सबका स्वागत है शिक्षा देश चैनल में। हमने पिछले वीडियो में मैकाले का विवरण पत्र जो 1835 में पेश हुआ था, 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल था उसके समक्ष मैकाले विवरण पत्र अपना प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने प्राच्य साहित्य को निरर्थक बताया था और पाश्चात्य साहित्य को ही ज्ञान विज्ञान का भंडार बताया, सबसे उपयुक्त बताया था। उसमें लॉर्ड मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था उसमें बात कही थी कि शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए, उच्च संस्थाओं पर खर्च की जाए, सबके लिए शिक्षा का विधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इतना पैसा सरकार के पास नहीं है कि सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करा सके। और उसको निस्यंदन सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनना का सिद्धांत भी कहा जाता है। आज हम लोग निस्यंदन सिद्धांत क्या है इसके विषय में जानेंगे। क्या है निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, मैकाले का छनना सिद्धांत, उसको क्यों कहा जाता है। मैकाले विवरण पत्र का प्रभाव यह हुआ कि 43वीं धारा का तो तर्कपूर्वक समाधान हो गया। जो पहला प्रभाव हुआ विवरण पत्र का, जो समस्या थी धारा 43 का समाधान हुआ, समाधान हो गया। दूसरी जो बातें निकल के आई उसके विवरण पत्र से, वह की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, उसके विवरण पत्र से अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है। अंग्रेजी राजकाज की भाषा हो जाती है, माध्यम अंग्रेजी राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा भी हो जाती है। और जो इसका जो प्रभाव हुआ सबसे बड़ा, वह कि नौकरियों में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई। सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी अनिवार्य, ये सबसे बड़ा प्रभाव हुआ। सरकारी नौकरी में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है, क्या 1844 में गवर्नर जनरल हार्डिंग ने इसको अनिवार्य किया था। बाद में चलकर 1844 में जनरल हार्डिंग ने अनिवार्य किया, बाद में ऐसी बात सामने आई, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा जब मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिंक के सामने प्रस्तुत किया, अपना प्रस्ताव रखा और 7 मार्च 1835 को अपना सुझाव दिया। उसको पढ़कर विलियम बेंटिंक ने, जो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने प्रस्तुत किया था, 7 मार्च को विलियम बेंटिंक ने अपना सुझाव दिया, जो शिक्षा नीति के नाम से जाना गया। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि जो धन है, 1 लाख रुपए जो धन है, जो 43वीं धारा की सबसे बड़ी समस्या थी, वह अंग्रेजी पर खर्च किया जाए, अंग्रेजी पर खर्च किया जाए। लेकिन संस्कृत
अरबी फारसी की जो संस्थाएं हैं जो चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी। उस पर जो अनुदान दिया जा रहा था वो अनुदान दिया जाता रहेगा। ये विलियम बेंटिंक का आदेश हुआ, नई शिक्षा नीति के रूप में लागू हुआ। अनुदान जारी रहेगा, लेकिन जो धन है 1 लाख रुपए वो अंग्रेजी साहित्य पे खर्च हुआ, क्योंकि वह मैकाले के तर्क और उसके विवरण पत्र का समर्थक हो गया, उससे संतुष्ट हुआ। प्राच्य साहित्य पर जो मुद्रण का व्यय है उसको रोका जाए। बेंटिंक कहता है कि मुद्रण व्यय नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैकाले भी यही चाहता था कि जो प्राच्य साहित्य है अरबी संस्कृत वह व्यर्थ है, उसका प्रकाशन मुद्रण नहीं होगा। बेंटिंक भी यही कहा कि मुद्रण नहीं होगा, और जो धन बच रहा है उस मुद्रण वाला धन जो बचत में आ रहा है उसको पाश्चात्य ज्ञान साहित्य पे खर्च कर दिया जाए। ऐसा विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 के अपने आदेश में नई शिक्षा नीति के रूप में जो हम जाने 1833 के चार्टर एक्ट में सुधार के फलस्वरूप दिया। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 ग्रुप बन गए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में संचालित करते थे, और दूसरा ईसाई मिशनरी। ये दोनों आपस में विवाद पैदा किए। विवाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक थे वो चाहते थे कि भारत में उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए। एक तो ऐसा चाहते थे कि सबको शिक्षित कर दिया जाए, सबको अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान कराया जाए, और दूसरा ये चाहता था कि उच्च वर्ग को केवल शिक्षित किया जाए। क्योंकि एक उदाहरण मिलता है 1823 में बंबई प्रांत का गवर्नर काउंसिल का सदस्य था वार्डन। 1823 बंबई ये बंबई प्रांत का सदस्य था। बंबई प्रांत का जो गवर्नर की काउंसिल थी, गवर्नर काउंसिल, उसका ये मेंबर था वार्डन नाम था। वार्डन कहता है कि बहुत से व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान न देकर, अगर स्वाभाविक है कि जनसंख्या ज्यादा है, व्यवस्था कम है, तो सबको शिक्षित किया जाए तो ज्ञान पूरा नहीं दिया जा सकता। बहुत से लोगों को, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा ज्ञान न देकर यह कहता था कि थोड़े व्यक्ति को अधिक ज्ञान दे दिया जाए, यही उत्तम है, इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यह वार्डन का तर्क था जो कि 1823 में दिया था, और इसका प्रभाव यह हुआ, ऐसे बहुत से अंग्रेजों ने अपना सुझाव दिए जो अंग्रेजी का समर्थन करते हैं। उसका प्रभाव यह था कि 1835 में मैकाले के विवरण पत्र में सुझाव आया कि प्रारंभ में उच्च वर्ग के व्यक्ति को अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा दी जाए। जो निस्यंदन सिद्धांत हमको पढ़ना है, इसमें 1835 में जो सुझाव आया था, इसमें पहला सुझाव था निस्यंदन सिद्धांत का कि प्रारंभ में उच्च वर्ग के व्यक्तियों को कंपनी की सहायता से अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा दी जाए।
प्रारंभ में उच्च वर्ग के व्यक्तियों को अंग्रेजी प्रणाली में शिक्षा दिया जाए, ये उसका सुझाव था। उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षा दिया जाए, इसके बाद जो उन लोग को जो शिक्षित किया जाएगा जिन पे हम शासन करते हैं, जो दूसरा लेवल है, एक उच्च वर्ग का और दूसरा निम्न वर्ग जिसको हम मान सकते हैं, वो उन लाखों व्यक्तियों के ऊपर वो शासन करेगा जिन पे हम शासन करते हैं, और वो हमारे और शोषित निम्न वर्ग के बीच में विचारधारक विचारवाहक का कार्य करेगा। जिन पर हम शासन करते हैं उनमें और मेरे बीच संदेशवाहक का कार्य करेगा। कौन करेगा? जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, जो जिन पर हम शासन करते हैं, जो शोषित वर्ग निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, जो ऐसे लाखों भारतीय हैं, उनके बीच और मेरे बीच संदेशवाहक का कार्य करेगा, जो जिसको हम अंग्रेजी प्रणाली में शिक्षित करेंगे। उच्च वर्ग कौन होगा? उच्च वर्ग कौन होगा? जो अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, उच्च वर्ग का होगा, और उससे जब हम उसको शिक्षित कर देंगे, उससे निम्न वर्ग कौन होगा? लाखों भारतीय, लाखों सामान्य भारतीय। जब हम इनको अंग्रेजी प्रणाली में शिक्षित कर देंगे, अंग्रेजी से उनको परिचित करा देंगे, तो ये उच्च वर्ग जो निम्न वर्ग है उसके और शासन के बीच, ब्रिटिश के बीच ये संदेशवाहक का कार्य करेगा, ये संदेशवाहक का कार्य करेगा, और निम्न वर्ग लाखों व्यक्तियों को पढ़ाने से हमको फुर्सत मिल जाएगी। इसी को कुछ विद्वान अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। यही है निस्यंदन या अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाएगा और धीरे धीरे क्षण क्षण करके वह शिक्षा नीचे की तरफ बढ़ेगी, नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। यह उच्च वर्ग, इसका एक लाभ तो यह होगा कि उच्च वर्ग को हमको कम पैसे में थोड़े व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। यह उच्च वर्ग निम्न वर्ग और ब्रिटिशों के बीच में संदेशवाहक का कार्य करेगा, और दूसरा लाभ यह होगा कि निम्न वर्ग को ज्यादा पैसा उनके ऊपर खर्च करने से भी फुर्सत मिल जाएगी। ये निस्यंदन सिद्धांत, जिसको हम छननक सिद्धांत कहते हैं, उच्च वर्ग को शिक्षित करने से धीरे धीरे वह शिक्षा, वह ज्ञान विज्ञान, वह अंग्रेजी प्रभाव निम्न वर्ग तक भी पहुंच जाएगा।
और इसका प्रभाव यह हुआ कि 1839 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जाने के पश्चात वह अपना सुझाव 7 मार्च 1835 को दे देता है, लागू कर देता है। और 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड आता है। लॉर्ड ऑकलैंड ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है, लॉर्ड ऑकलैंड, और ये लॉर्ड मैकाले के जो विचार थे उसको स्वीकृति दे देता है। अंग्रेजी पार्लियामेंट से प्राच्य विद्वान के रूप में, प्राच्य समर्थक के रूप में एडम्स की नियुक्ति होती है। वो आता है, एडम रिपोर्ट बाद में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र पहले आ जाता है, जो कि पाश्चात्य साहित्य का समर्थक था। दोनों अंग्रेजी पार्लियामेंट से आते हैं, दोनों समस्या का समाधान करने के लिए आते हैं, लेकिन मैकाले का विवरण पत्र ज्यादा तार्किक था, अंग्रेजी साहित्य का समर्थक था और विवरण पत्र पहले प्रस्तुत भी कर देता है और उसको लॉर्ड बेंटिंक समझ के तुरंत निर्णय लेके लागू करके चला जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड जब आता है वह भी एडम्स का रिपोर्ट बाद में पढ़ता है, उनके आंकड़े को देखता है, लेकिन ज्यादा पैसा खर्च करने के बजाय वह भी मैकाले के विवरण पत्र को लागू कर देता है। इतना और कर देता है लॉर्ड ऑकलैंड कि जो प्राच्य साहित्य है उस पे 31,000 रुपए और अनुदान देता है। ये 31,000 रुपए बढ़ा देता है, क्योंकि ये बार बार आरोप लगाया जाता था कि भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वानों पर पक्षपात हो रहा है, उस पर पैसा खर्च किया जाता है। 31,000 रुपए वह भारतीय या प्राच्य साहित्य पर ज्यादा खर्च करने के लिए अनुदान दे देता है, वह व्यय को बढ़ा देता है और पाश्चात्य पे 1 लाख रुपए जो निर्धारित था वो खर्च होता रहता है। प्राच्य शिक्षा पर जो विद्यालय संस्थाएं चल रही हैं उस पे अनुदान जो दिया जा रहा था वह अनुदान जारी रखा जाए। जो 31,000 रुपए है वह प्रकाशन पर भी खर्च किया जा सकता है। विलियम बेंटिंक ने प्रकाशन और मुद्रण पर रोक लगा दी थी और कहा था कि जो उसका खर्च बच रहा है उसको अंग्रेजी साहित्य, ज्ञान, विज्ञान पर खर्च किया जाए, लेकिन ऑकलैंड कहता है कि नहीं, मुद्रण का कार्य जो आवश्यक हो वो किया जाए, जो प्रकाशन का कार्य है वो होता रहे। अनुदान भी जारी रखा जाए प्राच्य शिक्षा पर, मुद्रण भी जारी रखा जाए और 31,000 रुपए और अधिक देने की बात ऑकलैंड ने की। सम्मानजनक वेतन शिक्षकों को दिया जाए और जो प्राच्य विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उन प्राच्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को 25% छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाए। और इसका प्रभाव यह हुआ ऑकलैंड के सुझाव से कि निस्यंदन सिद्धांत जो मैकाले ने दिया था, उस मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत जिसको हम पढ़े हैं, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, छन्नक सिद्धांत, इससे क्या प्रभाव पड़ा? उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्ति एक वर्ग बन गया जो अपने को सभ्य मानने लगा और दूसरा वर्ग वंचित समूह का हो गया। 2 वर्ग बन गए, 2 समूह बन गए, 2 भागों में विभक्त हो गए। जो अंग्रेज चाहते थे, तोड़ने के लिए जो चाहते थे और जो पैसा बचाना चाहते थे, जो कम लोगों पर पैसा खर्च करना चाहते थे, उसका यह दुष्परिणाम हुआ कि उच्च वर्ग के व्यक्ति जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे
वो अपने को ज्यादा शिक्षित, ज्यादा सभ्य मानने लगे। और जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, जो वंचित थे, जो अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे थे, वो अपने को हेय दृष्टि से देखने लगे। दो ग्रुप यहां बन गया। दूसरा इसका प्रभाव यह हुआ कि कार्यालय में जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करने लगे, सरकारी नौकरी करने लगे, वो अपने को ज्यादा विद्वान मानने लगे और विद्वान के साथ साथ अपने को शासक भी मानने लगे। और सरकारी कर्मचारी के रूप में जो कार्य नहीं कर रहे थे, जो गैर सरकारी थे, वो अपने को शासित मानने लगे। इसी भारत में एक शासक हो गया और एक शासित हो गया। शासक भी भारतीय हो गया और शासित तो भारतीय था ही। यहां भी दो ग्रुप बन गया और तीसरा ग्रुप और एक बन गया, एक राष्ट्रभक्त का और एक अंग्रेज भक्त का। जो अंग्रेजी साहित्य पढ़े, अंग्रेजी प्रणाली में पढ़े, वो अंग्रेज भक्त कहे जाने लगे और जो प्राच्य साहित्य पढ़ते हैं, भारतीय साहित्य पढ़ते हैं, उनको राष्ट्रभक्ति की उपाधि दी जाने लगी। एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, एक वंचित समूह, हेय दृष्टि वाला, एक अंग्रेज समूह जो अपने को सभ्य मानता था, एक भारतीय जो प्राच्य साहित्य पढ़ता है वो अपने को राष्ट्रभक्त कहता है, और जो अंग्रेज साहित्य पढ़ता है उसको सब लोग अंग्रेज भक्त कहने लगे। आप सब गवाह हैं, आप सब जानते हैं कि 1947 में जो राष्ट्रभक्त थे उन्हीं की विजय होती है और जो पक्षपात नीति का समर्थक अंग्रेज भक्त था उसकी हार होती है, राष्ट्रभक्तों की ही विजय होती है। ये छनाई का सिद्धांत, छन्नक सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकाले विवरण पत्र में पेश की गई थी, इससे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, पूछे जाते हैं, टिप्पणी लिखने को आती है, जिसको लेकर मैं प्रस्तुत हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड 1839 में जो 1813 से समस्या बनी आई उसका समाधान करता है। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 के ऑकलैंड थ्योरी से हो जाता है। मैकाले विवरण पत्र का समर्थन होता है और तब से अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारत में लागू हो जाती है। प्राच्य शिक्षा तो चलती रहती है लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके बाद और ब्रिटिशकालीन शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन से आयोग गठित हुए, क्या उनका सुझाव रहा, उसको भी हम आगे अध्ययन करेंगे। उद्घोषणा पत्र 1854 में आता है, उसको भी पढ़ेंगे। पीडीओ से संबंधित जो इसके पहले विषय से संबंधित टॉपिक है, प्लेलिस्ट लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।